तो देखना थ्योरम्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था पिछले पार्ट्स में, जो हम कह सकते हैं अभी तक हमने पिछले कुछ टाइम पहले तक हमने क्या करा, थ्योरम्स के बारे में पढ़ लिया। अब उस थ्योरम्स से, चाहे वो बीपीटी थ्योरम हो, चाहे कन्वर्सली बीपीटी थ्योरम हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इन पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थ्योरम्स आपको थोड़ा सा हल्का समझ में आए, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि उन क्वेश्चन उस थ्योरम के रिलेट में होने वाले प्रत्येक क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से समझ में आए। और कोशिश भी हमारी यही रहती है कि आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ें। उससे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो ऊपर या जिसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उससे जाकर अपने ये थ्योरम्स जो बीपीटी थ्योरम्स है उनको जाके जरूर देख लें, ताकि इन क्वेश्चंस को करने में और भी आसानी हो। ठीक है, तो उस ध्यान रखें कि आप सबसे पहले बीपीटी थ्योरम वाली जो पार्ट 1 दे रखा है उस पर थोड़ा ध्यान दे लें, और उसके बाद हमारा ये सेकंड पार्ट जिससे क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स हैं, उनको करने का मजा अलग आएगा। लेकिन कोई नहीं, अगर आप आ गए तो मैं धीरे धीरे बताते रहूंगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर है, जिसकी बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ चुके हैं। बीपीटी थ्योरम का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप भी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल जाके पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा पॉइंट है और बहुत धीमी रफ्तार से बताया गया कि किस तरह से एग्जाम्स में लिखना है, किस तरह से हमें समझना है। तो ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर, एक पॉइंट बोल रखा है कि इस गिवन फिगर में दो फिगर दे रखे हैं, ए और बी। एक फिगर आपको ये वाला दिख रहा होगा, एक फिगर आपको ये दिख रहा होगा। इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। ठीक है, दो फिगर दे रखे हैं, इन दोनों फिगरों में कंडीशन है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो डीई इसमें भी है, डीई उसमें भी है, डीई बीसी के पैरेलल है, बीसी भी इसमें, बीसी भी इसमें पैरेलल अगर है। आपको मैंने बताया था कि बीपीटी थ्योरम में हमने बोला था, अगर आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, देन बाय बीपीटी थ्योरम, देन बाय बीपीटी थ्योरम। अगर बीपीटी थ्योरम के बारे में हम बात कर लें, थ्योरम हमें बताती है कि बीपीटी थ्योरम ये बताती है कि अगर ऐसा है तो इनका जो रेशियो का है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहने का मतलब है ए से डी और डी से बी का रेशियो, ए से डी और डी से बी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई और ई से सी के रेशियो के। हाँ, बहुत बच्चे का कमेंट आया था कि हमें सर आप का नाम क्या है, तो ऐसा नहीं है, देखो नाम बताना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चंस तो होता रहेगा, क्वेश्चंस करेंगे भी हम। मेरा नाम अवनीश गुप्ता है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ पढ़ाने वाला हूं, और मैं मैथ पढ़ा भी रहा हूं। मैक्सिमम लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ 2-4 चैप्टर और रह गए, उनको बहुत स्पीड से कंप्लीट करने का प्रोसेस है कि जितना जल्दी हो सके उनको कंप्लीट करें, क्योंकि हमारा जो नए बैच का प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी हम आने वाला है। बहुत जल्द, कुछ ही दिन और बचे हैं, हमें नए बैच की शुरुआत करनी है, नए बैचेस को करना है। और उससे पहले हमारे जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम 17 फरवरी को एग्जाम है, उस पर हमारा मेन फोकस अभी उसी पे है। तो 17 फरवरी को एक बार एग्जाम हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी भी और हमारी भी। ठीक है, बिल्कुल जोर लगा दो, अगर अभी भी नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी 17 दिन लगभग में बचे हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम बोलती है कि ए से डी और डी से बी का रेशियो, ए से ई और ई से सी का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा। जब ये एक दूसरे के इक्वल होगा तो कहने का मतलब क्या है, ए से डी की डिस्टेंस क्या दे रखी है, ए से डी दे रखा है 1.5, और ध्यान से देखें डी से बी कितना दे रखा है, डी से बी दे रखा है 3, इक्वल टू ए से ई हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और ई से सी हमें नहीं पता कितना दे रखा है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का एक प्रोसेस पता हुआ कि 1.5 मल्टीप्लाई ई से सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई के 3 के। ठीक है, तो ई से सी हमारा कितने के इक्वल हो जाएगा, ई से सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1.5, क्योंकि आपको कंडीशंस भी पता हुआ कि मल्टीप्लाई का जब दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि ई से सी 1.5 की टेबल में 3 कब आता है, तो 1.5 2 जा होता है 3, तो कहने का मतलब है यहां पर ई सी आ गया 2 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी मिलते रहेंगे और बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर्स है।
अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर हमें समझ में कम आता है तो बिल्कुल घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। एक एक पॉइंट इसका क्लियर किया जाएगा और एक एक पॉइंट को इस तरह से बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, लेकिन जब तक हमें तब तक आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी वाले में भी यही बोला है कि इफ अगर डीई जो है वो पैरेलल है, डीई जो है वो पैरेलल है बी और सी के, अगर डीई पैरेलल है बी और सी के देन बाय बीपीटी थ्योरम आप वही सेम बोलेंगे। बीपीटी थ्योरम आपकी क्या बोलती है? बीपीटी थ्योरम बोलती है कि ए से डी का रेशियो, ए से डी और डी से बी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई और ई से सी के रेशियो के। बहुत सिंपल पॉइंट है जो हमें याद में रखना है कि ए से डी और डी से बी इक्वल होगा ए से ई और ई से सी के। यहां से देख रहा हूं ए से डी हमें नहीं दिया है तो ए से डी ऐसे रहेगा, ई से डी से बी हमें दे रखा है 7.2 वो लिख लेंगे, फिर हमें ए से ई हमें दे रखा है कितना 1.8 वो लिख लेंगे, और ये ई से सी हमें दे रखा है 5.4। यहां से देखना इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो ए से डी हमारा यहीं पे रहेगा, ये हमारा 7.2 हमारा इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.8 और अपॉन में है 5.4। यहां से देखना 81.8 3 जा होता है 5.4, 18 3 जा होता है ना 54, तो 1.8 3 जा भी 5.4 होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर अब क्या बच गया 7.2 अपॉन में 3। क्या 3 से 7.2 को काट सकते हो? तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। कहने का मतलब है एडी की डिस्टेंस आपके पास आ गई 2.4 सेंटीमीटर। मजा आया ना? मजा आया नहीं आया? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा और ये बीपीटी थ्योरम पे ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। बने रहिए, अंत तक बने रहिए। इस तरह के लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड है वो सभी कराने का प्रयास रहेगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पे मिलने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि आप तक पहुंचना ही, आप तक हमारी वीडियो को पहुंचाना ही हमारा मेन काम है कि आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड मैथ का डर खत्म करना। मैथ का डर खत्म करना ही हमारा मेन मकसद है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे मित्र के पास जरूर भेजें जो डरता है कि मेरे मैथ में 0 आ जाएंगे, मैथ में 0 आ जाएंगे। देखो 0 तो नहीं आने दूंगा, इतना गारंटी है। अगर आपने मेरी सभी वीडियो को पढ़ लिया तो 0 तो मैथ में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे नंबरों के साथ आप पास होंगे, ये बात गारंटी है। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे नंबर चाहिए तो आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन भी रह सकता है कि आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल भी जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि एक फिगर है ए और दूसरे फिगर को नाम दिया है बी। इनमें क्या करना है, हमें कंडीशन दे रखी है कि इफ अगर डीई जो है वो पैरेलल है ए और बी के। वही सेम बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि डीई अगर ए बी के पैरेलल है तो आप बाई बीपीटी आप लिख सकते हैं, बाई बीपीटी थ्योरम। बाई बीपीटी थ्योरम आपकी क्या बोलती है कि सी से डी की डिस्टेंस और डी से ए की डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू होगा सी से ई की डिस्टेंस और ई से बी की डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। सॉरी, डी नहीं, ई से बी तक की डिस्टेंस है, मतलब सी से डी और डी से ए का रेशियो इज इक्वल टू होगा सी से ई और ई से बी के रेशियो के। देखना सी से डी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एक्स प्लस का 3 दे रखा है, और डी से ए की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3x प्लस का 19 दे रखा है। ठीक है, इक्वल रखेंगे। सी से ई की डिस्टेंस हमें x दे रखी है और ई से बी की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 3x प्लस का 4। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज तो पढ़ी है ना, बहुत बार पढ़ी है, ऐसा नया नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की चीज बहुत बार पढ़ी है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या, x प्लस 3 की मल्टीप्लाई, x प्लस जो 3 है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। किससे करनी है, 3x प्लस 4 से करनी है, और इक्वल में x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3x प्लस 19 से। एक ना मल्टीप्लाई करोगे तो x की 3x से मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर हो गया, x की 4 से मल्टीप्लाई 4x हो गया,
3 की 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x हो गया, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 इक्वल टू x की मल्टीप्लाई 3 से तो 3x का स्क्वायर हो गया, x की मल्टीप्लाई 19 से तो ये हो गया 19x। अब इक्वल के दोनों तरफ 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर चला गया, ये 4 और 9 13x बचा, ये हो गया 13x, उधर से 19x भी इधर लिया, 19x माइनस का हो गया इक्वल टू हो गया माइनस का 12, 13 में से 19 गया, माइनस का 6x बचा इक्वल टू हो गया माइनस का 12, माइनस से माइनस हट गया दोनों तरफ से, x इक्वल टू हो गया 12 अपॉन में 6, कहने का मतलब है 6 2 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये ऑप्शन ए का आंसर आ गया कि ऑप्शन ए में x इक्वल टू 2 है। अब हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में हमें क्या दे रखा है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन बी में हमसे बोल रहा है सेम प्रोसेस है कि डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के, अगर डीई ए बी के पैरेलल है तो आपको बाई बीपीटी आप लिख देंगे, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम आप क्या लिखेंगे कि सी से डी की डिस्टेंस और डी से ए की डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू है सी से ई की डिस्टेंस और ई से बी की डिस्टेंस के रेशियो के। जो वैल्यू है उनको लिख लेंगे। सी से डी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2x प्लस का 10 और डी से ए की डिस्टेंस दे रखी है 3x इक्वल टू सी से ई की डिस्टेंस दे रखी है x प्लस का 7 और ई से बी की डिस्टेंस दे रखी है 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चीज होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2x की मल्टीप्लाई 2x प्लस का 10 से करनी है इक्वल टू 3x की मल्टीप्लाई x प्लस 7 से करनी है। यहां से देख रहा है 2x की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 2 2 जा 4x का होल स्क्वायर हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 2 10 जा 20x हो गया इक्वल में देख रहा 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, नंबर थोड़ा सा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा जहां तक है ना, मतलब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में बनेगा क्योंकि नंबर कटता हुआ नहीं लग रहा है। 3x स्क्वायर में से एक एक्स वो 3x स्क्वायर की एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर बनेगा 3x का स्क्वायर, 3x की 7 से तो 3 7 जा 21x। यहां से लिखना आगे क्या लिखा है, क्या लिख सकते हैं इसमें आगे लिखा हुआ है क्या हमारे पास लिखा है हमें कि 4x स्क्वायर में से माइनस करना है किसको 3x स्क्वायर को, इसको सबको इधर ले आओ और ये हो गया 20x और माइनस का 21x और इक्वल टू में 0। देख रहा 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, x का स्क्वायर बचेगा और 20 में से 1x गया माइनस का x बचेगा इक्वल टू में 0। x स्क्वायर इक्वल टू हो गया x, एक x से x कट गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। या आप इस तरह से बोल सकते हैं हमारे पास कंडीशंस बनेगी क्या, इन दोनों से x को कॉमन ले लिया और बचेगा क्या एक x तो यहाँ पे बचेगा और माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा और इज इक्वल टू में 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 आ गया। आपके 2 कंडीशंस बन गई, एक आ गया x इक्वल टू 0 और एक आ गया x इक्वल टू 1। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि यहां पर अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये e भी हमारा 0 हो जाएगा और e भी 0 हो जाएगा, कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस हमें 0 नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो दे रखी है क्योंकि नंबर रेशियो में है। ठीक है, डिस्टेंस 0 नहीं है तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर बचता है, केवल x इक्वल टू 1 बचता है इसका आंसर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा ये वाला 0 x इक्वल टू 0 वाला नंबर नहीं रहेगा। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकालने को बोल रहा है और यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा है कि ये इसके पैरेलल है ना। यहाँ पे क्या बोला है उसको सुनिए, E and F are the points on side PQ and PR। एक ट्राइंगल बना लिया और उसमें इस ट्राइंगल में P पॉइंट यहाँ पे है, P से Q का पॉइंट बोल रहा है और P से R का पॉइंट बोल रहा है। इस PQ और PR लाइन पर एक जगह पे हमसे पॉइंट अलग बोल रहा है और एक जगह का पॉइंट अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक जगह पे E है और एक जगह पे F है, मतलब ये लाइन इस तरह से बनती हुई लग रही है। ठीक है, अगर इस तरह से है तो बताइए कि इस ट्राइंगल PQR में अगर PE इक्वल टू 4 हो, मतलब PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो और Q से E की डिस्टेंस
4.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो, एंड P से F की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो, और R से F की डिस्टेंस हमारी 9 सेंटीमीटर हो, तो क्या बोल रहा है स्टेट वेक्टर, तो क्या EF पैरेलल होगा QR के या नहीं होगा। देखो अभी तक हमसे बोल रहा था कि ये पैरेलल है, तो इनमें किसी एक की वैल्यू बताइए। अब हमें वैल्यू तो सबकी दे रखी है, अब बोल रहा है क्या QR और EF पैरेलल है या नहीं है, तो ये कन्वर्सली बीपीटी पे आ गया। तो बाई कन्वर्सली बीपीटी आपको पता होगा कि बाई कर सकते हैं, अगर ये होगा तो PE और EQ इज इक्वल टू आना चाहिए PF और FR के। अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों इस तरह का जो बीपीटी थ्योरम आपको पता है बाय बीपीटी जो आपको पता है वो एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। अगर ये एक दूसरे के इक्वल आ गया तो आप बोल सकते हैं कि EF जो होगा वो पैरेलल होगा Q और R के। तो देखिए PE की वैल्यू कितनी है, PE की वैल्यू 4 है और EQ की वैल्यू 4.5 है, इक्वल टू P और F की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 9 है। सही, ध्यान से देख रहे हैं, 9 4 जा 36 हो गया, ठीक है, 9 4 जा 36 हो गया, और 8 की मल्टीप्लाई 4.5 से करोगे तो 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 बचा, 8 4 जा 32, 32 और 4 36 बचा। मतलब क्या दोनों तरफ के नंबर 1 से आ रहे हैं। अगर 1 से आ रहे हैं तो कहने का मतलब है आप बोल सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है QR के, दोनों तरफ एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो बाई कन्वर्स बीपीटी थ्योरम आप बोल सकते हैं बाई कन्वर्स बीपीटी थ्योरम इट इज पॉसिबल। कन्वर्स बीपीटी हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद आया हुआ क्वेश्चन भी है 2010 में ये क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है, और एक अच्छा क्वेश्चन भी रहता है। मैक्सिमम बच्चे जो मैथ से जनरेटर लगता है या जिन्होंने ट्रायंगल चैप्टर को एक तरह से बहुत विशाल चैप्टर मानते हुए, कहने का मतलब विशाल ही बोलूंगा, है जिसने पढ़ाई नहीं उसके लिए तो ये विशाल ही है, उसको तो डर लगता है, वो सोचता है कि इसको चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, इसमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चंस छोड़ के चला आएगा, है ना, वो नहीं लिखेगा। वो क्या लिख लेगा अगर उसे पता ही नहीं है चीजों के बारे में, तो उसे यही नहीं पता बीपीटी है क्या, वो तो बी फॉर बॉल के बारे में पता है, उसे पी फॉर पैरेट पता है, टी फॉर टाइगर पता है, तो वो क्या जानता है बीपीटी के बारे में, है। तो वो जब वो जानेगा ही नहीं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट होने का मतलब सीधा सीधा ये कि इस क्वेश्चन में बोला है कि इन द गिवन फिगर, सबसे पहले जो गिवन है उस पर बात कर ले रहे हैं। गिवन क्या दे रखा है, LM पैरेलल है CB के, एंड और दूसरा दे रखा है LN जो है वो पैरेलल है C और D के। देखना L से M ये वाला पैरेलल है किसके, CB के, और LN पैरेलल है C और D के। तो सबसे पहले हम बात कर लें इन ट्रायंगल ACB में। ACB में अगर ट्रायंगल की बात करोगे तो आपको गिवन क्या है, LM पैरेलल है CB के। तो बाई प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल या बीपीटी थ्योरम लिखो, बाई बीपीटी थ्योरम या जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, हम नया नाम तो भूल ही गए, थेल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम के नाम से जिसे जानते हैं। तो बाई बीपीटी और बाई थेल्स थ्योरम आपको पता है कि इनका रेशियो, मतलब अगर ये लाइन इस लाइन के इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस है मतलब A से M और M से B का रेशियो A से L और L से C के रेशियो के इक्वल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है तो आप बोल सकते हो कि A से M और M से B का रेशियो, A से M और M से B का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू होगा A से L और L से C के रेशियो के। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। एंड नाउ सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ACD में। ACD में आपको क्या बोल रखा है, क्या NL जो है वो पैरेलल है ना, या LN बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, L और N जो है वो पैरेलल है C और D के। जब L और N पैरेलल है C और D के तो सेम प्रोसेस बोल सकते हो कि A से N बाई बीपीटी थ्योरम
बाई बीपीटी थ्योरम। बाई बीपीटी आप क्या बोल सकते हैं, ए से एन और एन से डी की डिस्टेंस या उनका रेशियो इज इक्वल टू है ए से एल और एल से सी के रेशियो के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में आप देखें ध्यान से, तो एल और एलसी दोनों में ही बराबर है, और दोनों में बराबर होने के बाद कंपैरिजन जब करी गई तो आप क्या बोल सकते हैं कि ए से एम और एम से बी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए से एन और एन से डी के। आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो यही हमको लेके आने के लिए बोला है कि प्रूव करने के लिए बोला है, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड हो कैसे गया, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीपीटी इतना बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और बस उन क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं और भी बेटर कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना बेटर कर सकते हैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए ना, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी क्वेश्चन का नंबर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बीपीटी नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा, सेकेंड टाइप ऑफ बीपीटी, थर्ड टाइप ऑफ बीपीटी, जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के जरिए बस सिर्फ उनके बारे में बता दूंगा कि वो होते क्या है। देखो ध्यान से सुनना, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर ही बात करनी है। बोल क्या रहा है, डीई अगर पैरेलल है बीसी के, तो आपको दिख रहा होगा डीई और बीसी अगर पैरेलल है तो कहने का मतलब है ट्रायंगल की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल ए बी और सी। एबीसी और ट्रायंगल में अगर बीपीटी की बात करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बीपीटी से नहीं सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान में रखो, तो ध्यान में रखो सेकंड टाइप ऑफ बीपीटी, मतलब सेकंड जो इक्वेशन है इसकी, सेकंड बीपीटी बाई सेकंड, मतलब बाई सेकंड बीपीटी। अब सेकंड बीपीटी आप बोलेंगे सर ये सेकंड बीपीटी कहां से आ गई, तो सेकंड बीपीटी, जैसे हमें बीपीटी का ये रूल पता है कि ए से बी और डी से बी का रेशियो ए से ई और ई से सी के रेशियो के बराबर होता है, सेम इसी तरह से होता है कि छोटा और पूरे का रेशियो बराबर होता है छोटा और पूरे के रेशियो के। ये हमारा सेकंड बीपीटी होता है। फर्स्ट बीपीटी तो हम जानते हैं, फर्स्ट बीपीटी क्या रहता है कि ए से डी और डी से बी का रेशियो इज इक्वल टू होता है ए से ई और ई से सी की रेशियो की। लेकिन जो सेकंड बीपीटी होती है वो ये बताती है कि ए से डी और ए से बी छोटा और पूरा बड़ा, उसका रेशियो ए से ई और ए से सी का रेशियो भी एक दूसरे के बराबर होता है। इसी टाइप से थर्ड रेशियो बन जाता है कि नीचे से छोटा मतलब बी डी अपॉन ए डी, है ना, ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाता है, ई सी या ई सी और या सी ई बोल सकते हो, ई ए सी के इक्वल हो जाता है, ये भी हमसे बोला जा सकता है। लेकिन अभी हम सेकंड बीपीटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस ट्रायंगल एबीसी में जहां पर डीई पैरेलल है बीसी के, तो सेकंड बीपीटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन ए बी और इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलना है इसको। अब दूसरे ट्रायंगल पे चलोगे, नाउ सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या ले ले, ए डी और सी। देखो इन ट्रायंगल एडीसी में क्या दिख रहा है कि एफ ई जो है, क्योंकि ये हमें दे रखा था ना कि ई एफ हो या सी डी हो, सी डी जो है दे रखा है उसको लिख लो कि सी डी जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। अगर सी डी की लाइन ई एफ के पैरेलल है तो ए से एफ और ए से डी, ए से एफ और ए से डी का रेशियो, ए से एफ और ए से डी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई और ए से सी के रेशियो की। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने सेकेंड बीपीटी लगाई यहां पे भी, बाई सेकेंड बीपीटी लगाई है हमने यहां पर भी कि ए से एफ और ए से डी का रेशियो, ए से ई
और ए से सी के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ए से ई और ए से सी का रेशियो, ए से ई और ए से सी का रेशियो दोनों तरफ एक से नंबर है, तो क्या ये दोनों तरफ एक से नहीं हो जाएंगे कि ए से डी और ए से बी का रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा ए से एफ और ए से डी के रेशियो के। बोल सकते हैं ना आप इस तरह की बात कि क्या ये पॉसिबल है इस तरह का? अगर इस तरह का पॉसिबल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एडी की एडी से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एडी मल्टीप्लाई एडी और इधर हो जाएगा ए एफ मल्टीप्लाई ए बी। लिख क्या सकते हो, इसे लिख सकते हो एडी का होल स्क्वायर और इसे लिख दोगे ए एफ मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो शायद हमसे प्रूफ करने को बोला था, बोल देंगे आप प्रूव्ड। ठीक है, यही हमसे प्रूफ करने को बोल रहा था। अब ये दिक्कत नहीं है, देखो ये या तो आप ए पहले लिख दो या ए बी पहले लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ये नंबर इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई का नंबर है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। 2007 में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिला था। हो सकता है चांसेस देखो बन जाते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि चांसेस नहीं बनते, लेकिन बिल्कुल चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो करना चाहिए, क्वेश्चंस पे ट्राई जरूर करना चाहिए। ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन जरूर चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर में क्या बोल रहा है, समझ में आना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि टी से ई, देखो भाई टी ई कहां पर है, ये डी ई दिख रही है, ये डी ई जो है वो पैरेलल है ए और सी के। ए सी हमारा लिए ये मतलब ये डी से ई की जो लाइन है वो ए और सी की लाइन के पैरेलल है, पहले तो ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि दूसरी लाइन जो डी और एफ आपको दिख रही है, ये डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है, इस तरह से पॉइंट ये बोल रहा है। अगर ये इस तरह के बोल रहे हैं तो प्रूफ करना है क्या, बी एफ और एफ ई इज इक्वल टू बी ई और ई सी, क्या इनका रेशियो इस तरह का आएगा या नहीं आएगा। तो देखना सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम चलेंगे इन ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, पहला वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी और ई में, ए बी ई ट्रायंगल में आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, ए बी ई ट्रायंगल में आपने देखा कि डी एफ जो है वो पैरेलल है ए और ई के। सेम डी एफ ए बी ई ट्रायंगल में डी एफ की लाइन ए ई के पैरेलल है, और जब ये ए ई के पैरेलल है तो बाई बीपीटी आप लिख सकते हो, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, दूसरे नाम से थेल्स थ्योरम के नाम से बात भी करते हैं इसकी। थेल्स थ्योरम हमसे क्या, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हैं कि एफ से बी और रेशियो या बी से एफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि बी से एफ और एफ से ई इज इक्वल टू है किसके, बी से डी और डी से ए के। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। एंड दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलेंगे। तो ये तो ट्रायंगल हो गया डीएफ और ए का, अब है डीई और एसी का। अब ट्रायंगल कौन सा चलेगा, इन ट्रायंगल ए बी और सी में। जब एबीसी की बात आएगी तो एबीसी में आपको बोल क्या रहा है कि डीई जो है वो पैरेलल है ए और सी की। डीई की लाइन जो पैरेलल है वो एसी के पैरेलल होने का मतलब है कि डीई एसी के पैरेलल होने का मतलब है कि डी से बी से डी और डी से ए इज इक्वल टू है बी से ई और ई से सी के रेशियो की। बात समझ में आई, क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी ट्रायंगल में डी और ई जो है वो इंटरसेक्टिंग मतलब बीच की लाइन है, और ए से आप क्या बोल दोगे कि बी से ई और ई से सी का रेशियो बी से डी और डी से ए के रेशियो के बराबर है। सुना, अब इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोलना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में अगर बी डी और डी ए देख लो तो दोनों तरफ एक सा है, दोनों तरफ एक सा होने के कारण आप क्या लिख देंगे, बी एफ और एफ ई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, बीई और
EC के। देखिए ध्यान से, तो शायद हमें यही प्रूफ करने को बोला है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने तो सिंपल हमारे पास और सब्जेक्ट और चैप्टर्स में भी नहीं है जितने इसमें। बस ध्यान में सिर्फ इतना रख रहे हैं कि बीपीटी थ्योरम है क्या, बीपीटी थ्योरम को फॉलो कैसे करते हैं, बस इतना ध्यान रख रहे हैं। अन्यथा क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं। इन द गिवन फिगर डीई जो है, डीई है ना, डीई हमें दिख रही होगी कहीं पे। डीई जो है वो ये लाइन की बात कर रहा है। डीई जो है वो पैरेलल है किसके, ओ और क्यू के। ओ क्यू ये लाइन है, ठीक है, पैरेलल सही है। एंड डीएफ, डीएफ हमारे पास ये लाइन दिख रही है। डीएफ पैरेलल किसके, ओ और आर के। डीएफ पैरेलल है ओ आर के, तो सो दैट करना है, सो करना है क्या, ई और एफ जो है वो पैरेलल है क्या, क्यू आर के। एफ पैरेलल क्यू आर के है या नहीं है। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। अब हम चल लेंगे पहले इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेके चलेंगे। कौन से ट्रायंगल, इन पीओक्यू में। इन ट्रायंगल पीओक्यू में अगर हम देख लें तो पीओक्यू में हमें पता है कि अगर ये पीओक्यू में आपको पता है कि डीई जो है वो पैरेलल है ओक्यू के, देन बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि पी से ई और ई से क्यू का रेशियो इज इक्वल टू होगा पी से डी और डी से ओ के रेशियो के। इतनी बात तो समझ में आई कि अगर ई और डी मतलब डीई पैरेलल है ओ क्यू के, तो पी से ई और ई से क्यू का रेशियो पी से डी और डी से ओ का रेशियो के पैरेलल होगा। तो ये तो हमारे लिए पहली इक्वेशन हो गई, सही। अब हमें दूसरा पॉइंट भी दे रखा है, क्या, दूसरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल पीओआर में क्या दे रखा है कि डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ और आर के। डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। देन क्या रहेगा कंडीशंस, बाय बीपीटी थ्योरम आप लिख सकते हो, बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या लिख सकते हो कि पी से डी और डी से ओ का रेशियो, पी से डी और ओ डी से ओ का रेशियो इज इक्वल टू होगा पी एफ और एफ आर के रेशियो के। इसको बोल दोगे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की बात कर लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में हमें कुछ कॉमन अगर दिख रहा है तो देख ले रहे कि पीई और ई क्यू, इधर पी एफ और एफ आर है। पीडी और डीओ हमें दोनों में सेम दिख रहा है, दोनों में सेम दिख रहा है, तो कंपैरिजन में ये हट जाएगा, बचेगा कितना, पीई अपॉन ई का क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पी एफ और एफ आर के। अब थोड़ा सा एक पॉइंट समझना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बाई कन्वर्सली ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि अगर ये नंबर, कि अगर ये पीई और EQ एक का रेशियो इज इक्वल टू है पीएफ और एफ आर के रेशियो के इक्वल है। हमने वहां पे पढ़ा था कि पीई और EQ का रेशियो पीएफ और एफ आर के रेशियो के इक्वल है। देन आपको बताया गया था कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF जो होगा वो पैरेलल होगा Q और R के। ये बात तो बोली गई थी ना कि अगर ऐसा होता है तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा, और यही हमसे यहाँ पे प्रूफ करने की बात कर रहा है कि प्रूफ करिए क्या कि ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है, ये हमने आपको बता दिया कि ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाय बीपीटी थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमारे लिए बोल रहा है कि बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम प्रूव करिए, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। गिवन जो है उस पे हम पहले बात कर ले रहे हैं, क्या चीज हमें यहाँ पे गिवन है, ये एक तरह से थ्योरम की फॉर्म में लग रही है मुझे, है ना। दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन जो है वो ड्रॉन की गई है मिड में, मतलब मिड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब पैरेलल, और ये जो मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये लाइन खींची गई है, और ये लाइन पैरेलल है इस थर्ड लाइन के। तो प्रूफ क्या करना है कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब आपको ये बताना है कि जो अनदर साइड है क्या वो उसमें, सुना पॉइंट को समझना, क्या बोल रहा हूं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूं। आपसे ये गिवन है कि एक लाइन पर
एक लाइन पर ट्रायंगल में एक लाइन इस तरह से खींची गई है जो मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर इस तरह से खींची है, और इससे जो लाइन खींची है वो दूसरी लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है। अब थर्ड लाइन के पैरेलल होने का मतलब क्या है, आपको यहां पे बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको समझिए कि D इज द मिड पॉइंट, D जो है वो हमने मान लिया मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो है वो मिड पॉइंट AB का है। अगर D मिड पॉइंट है तो D से एक लाइन खींची गई है, तो D से एक लाइन खींची गई है DE जो पैरेलल किसके हैं, थर्ड साइड B और C के, से इतना पैरेलल है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें जो करना है, मतलब क्या चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है, प्रूव करिए दैट द लाइन थ्रोन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। प्रूव करने की जो बोल रहा है कि, अब सुनना ध्यान से, एक साइड तो मिड पॉइंट दी है, दूसरी साइड ये प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको प्रूफ करना है कि जो E पॉइंट है क्या वो AC का मिड पॉइंट है, और अगर AC का मिड पॉइंट है देन आपको पता होना चाहिए, क्या आना चाहिए, A से E और बराबर आ जाना चाहिए E से C के। अगर AE और E से C एक दूसरे के बराबर आ गए, आप बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट है। सही, अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में क्या रहेगा उसको देखते हैं। प्रूफ में हमको जो पता है हम उस पर बात कर लेते हैं। प्रूफ में हमको जो पता है, मैंने बोला ना कि जो हमको पता है हम उस पर बात कर लेते हैं। क्या हमको पता है उसको देखना कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट AB का है तो आपको ध्यान में रखना है AD बराबर, भाई सेम पॉइंट AD और DB एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। AD और DB जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, कहने का मतलब है AD और DB का रेशियो बनके इक्वल होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कॉमन सी बात है ना। AD और DB का रेशियो भी बनी होगा। लेकिन अब हम चले इफ ऑल्सो हमें पता है क्या कि DE जो है वो पैरेलल है B और C के, DE जो है वो B और C के पैरेलल है, तो बाई थियल्स थ्योरम, बाई BPT या बाई थियल्स थ्योरम, थियल्स थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं, बाई थियल्स थ्योरम आपको क्या बोलना पड़ेगा कि AD और DB का रेशियो इज इक्वल टू है AE और EC के रेशियो के। बात समझ में आई। अब थियल्स थ्योरम DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो थियल्स थ्योरम हमें ये बताती है कि A से D और D से B का रेशियो बराबर होगा A से E और E से C के रेशियो के इक्वल होगा। अब AD और फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम बात कर ले तो AD और DB का रेशियो हमें 1 दे रखा है, और ये हमें दे रखा है AE और EC, AE और EC दे रखे। अब ये जब इस तरह दे रखा है तो आप लिख सकते हो कि AE इक्वल आ गया AC के, और जब AE EC के इक्वल आ गया तो यही आपको प्रूफ करना था कि AE अगर EC के इक्वल आ गया तो आप बोल देंगे कि hence E is the midpoint of AC। बात समझ में आई, क्या बोलने की बात कर रहा था, हमें अगर AE और EC एक दूसरे के बराबर आ गए तो हम बोल सकते हैं कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC लाइन का। ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, इतना ही हमें रखना है। अगला क्वेश्चन एक और रह गया, बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये रहता है। क्या लिखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है विथ AB जिसमें पैरेलल है D और C के, AB पैरेलल DC के है। ये बात हमें पहले ही पता चल गई। देखो गिवन क्या क्या चीजें हैं वो हम लिखते रहेंगे। गिवन में क्या दे रखा है कि ABCD
ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, और कैसा ट्रेपेजियम है? जिसमें AB पैरेलल है DC के से। आगे बोल रहे हैं E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, जो साइडें पैरेलल नहीं है। देखो ट्रेपेजियम का मतलब भी ये होता है कि जिसमें केवल दो साइडें पैरेलल होती हैं और दो साइडें नॉन पैरेलल होती हैं। तो E और F दो पॉइंट बोला नॉन पैरेलल साइड्स पे। नॉन पैरेलल का मतलब है वो इन पर नहीं रखे हुए, वो इन साइडों पर रखा हुआ पॉइंट है। फिगर नहीं दिया था, फिगर हमने खुद से बनाया। फिर बोल रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स पे AD एंड BC पर, AD और BC पर हमें दो पॉइंट दे रखे E और F। आगे बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब रिस्पेक्टिवली अगर हमें पता है एंड आपको पता है कि EF जो है, अगर EF जो है वो पैरेलल है किसके? AB के। ध्यान से समझना, देखो AB पैरेलल DC के, और इन्होंने बोला कि EF रिस्पेक्टिवली AB के पैरेलल है। अगर AB DC के पैरेलल है और जो EF है वो पैरेलल AB के है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि अगर AB DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ही तो है। कहने का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं देन आप क्या बोल सकते हैं कि EF पैरेलल AB पैरेलल DC। क्या आप बोल सकते हैं इस चीज को कि ये सब तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। आगे क्या बोल रहे हैं? शो करिए, मतलब प्रूव हमें क्या करना है, जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देने। क्या प्रूव करना है कि A से E और ED का रेशियो इज इक्वल टू होगा BF और FC के रेशियो के। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ कंस्ट्रक्ट करा। कंस्ट्रक्ट में हमने क्या करा? A से C को कनेक्ट कर दिया। कंस्ट्रक्ट का वर्क हमने थोड़ा सा करा। नाउ कनेक्टेड A to C, नाउ कनेक्टेड, नाउ कंस्ट्रक्ट A to C, A से C को कनेक्ट कर दिया। अब देखो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में चलेंगे। इन ट्राइंगल ACD, देखो आजा भैया, ACD ट्राइंगल हमारा कहां पे? AC और D। ACD ट्राइंगल में आप क्या बोल सकते हैं कि EP जो है पैरेलल है DC के। अगर EP जो है वो पैरेलल है, EP जो है वो पैरेलल है DC के, ये E से P की लाइन अगर पैरेलल है DC के, तो आप क्या बोल सकते हैं? बाई थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं? E बाई BPT थ्योरम आप बोल सकते हैं, बाई BPT थ्योरम आप बोल सकते हैं कि A से E और E से D का रेशियो इज इक्वल टू होगा A से P और P से C के रेशियो के। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि ACD जो ट्रायंगल है उसमें AE और ED का रेशियो AP और PC के रेशियो के इक्वल होगा। अब दूसरे ट्रायंगल में बात कर लो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लो? दूसरा ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल AC और B। सही, इन ट्रायंगल ACB कहां पे? AC और B। ACB में आप क्या बोल देंगे कि PF जो है वो पैरेलल है AB के। पहले हमने इसको इसके पैरेलल कर दिया, अब इस वाले पार्ट को इसके पैरेलल कर दिया। जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो इसमें भी वही लगाओगे बाई BPT थ्योरम। बाई BPT जब लगाओगे तो क्या होगा कि B से F और F से C का रेशियो इज इक्वल टू होगा, आप क्या बोल सकते हो? B से F और F से C का रेशियो इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं A से P और P से C के रेशियो की। देखो B से F और F से C का रेशियो A से P और P से C के रेशियो के इक्वल बोल सकते हैं। बोलो ये बोल सकते हो ना? अब सुना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पर अगर हम बात कर ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड पर अगर हम बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा AE और ED इधर लिखा है, AP और PC इधर लिखा है, BF और FC इधर लिखा है, AP और PC इधर लिखा है। कहने का मतलब एक साइड दोनों में ही कॉमन है। एक साइड दोनों में ही कॉमन होने का मतलब है AP PC दोनों में कॉमन है, तो कहने का मतलब है इसमें AE और ED का रेशियो इज इक्वल टू आएगा BF और FC के रेशियो की। क्या बोल सकते हो इस चीज को? बिल्कुल बोला जा सकता है ना? देयरफॉर आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही हमसे बोल रहा है
कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आपका ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि जो बीपीटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल है, और सिर्फ इनमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि बीपीटी को ध्यान रखना है कि बीपीटी का टर्म क्या होता है, और थेल्स थ्योरम जो हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बीपीटी के छोटे से पॉइंट्स कुछ आए थे, सेकेंड बीपीटी, थर्ड बीपीटी, उनको ध्यान में रखना है। बस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे, जितने टाइप के थे, ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। मैं फिर भी बोलूंगा ट्रायंगल के 2 पार्ट्स आपके जा चुके हैं। पहला पार्ट हमने आपके इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, दूसरा पार्ट ये खुद है। इन दोनों पार्ट्स को पढ़ने के बाद ही आप थर्ड पार्ट्स पे जाएं, क्योंकि थर्ड पार्ट्स में ही इनका अगला पार्ट्स रहेगा ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड, और कोशिश ये रहेगी कि थर्ड पार्ट्स में ट्रायंगल चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो ध्यान में इतना रखो कि सबसे पहले मैं जाते जाते सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आप तक सबसे पहले उसका संकेत पहुंचे, आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ये जाए कि ट्रायंगल का अगला पार्ट आ चुका है। जो आपने पढ़ लिया उसमें और अब आपको मजबूती लेके आनी है, क्योंकि अब परीक्षा को समय बचा नहीं है। जितना हो सकेगा उतना हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल रहेगा, जितना जोर हम लगा सकते हैं उतना हम जोर लगाएंगे। जरूरत आपके साथ की है, और आपका साथ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ, हमारा साथ जरूर देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे। धन्यवाद।